नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। हमारे हमसाया यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी सरकार पर हावी हुई, संसद पर हावी हुई और उसने एक संविधान में ऐसा बदलाव करवाया है जिसे उसे खौफनाक हक मिल गया है। जिस एटम बम की धमकी पाकिस्तान रोज सुबह शाम दिया करता था, उस न्यूक्लियर बम का बटन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास नहीं रहा। अब वो है पाकिस्तान की फौज के मुखिया, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर के पास। यानी एक ऐसी एंटिटी के हाथ में पाकिस्तान का परमाणु जखीरा होगा जिसे जनता ने नहीं चुना और ना ही उसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही है। अब कमांड उन्हीं आसिम मुनीर के पास है जिन्होंने 9 अगस्त को शाम को अमेरिका में टेम्पा नाम के जगह पे ग्रैंड हयात होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक ब्लैक टाई डिनर था जिसमें करीब 120 गेस्ट शामिल थे। वहाँ कहा था कि हम परमाणु ताकत हैं यानी पाकिस्तान, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। यह अपनी तरह का पहला मामला था जब किसी देश का सेना प्रमुख अमेरिकी धरती पर किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी दे रहा हो। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के लाडले हैं आसिम मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 3 बार अमेरिका उनकी मेजबानी कर चुका है। इससे अमेरिका का लोकतंत्र के लिए प्रेम और दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ और गलत इस्तेमाल रोकने में कितनी दिलचस्पी है पता चल जाता है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिस पाकिस्तानी फौज को डिफेंस एक्सपर्ट्स रोग आर्मी बुलाते हैं या कहते हैं कि वो हमेशा सत्ता में रहती है, उसने आज वो ताकत पाली है जो पाकिस्तान के 4 बड़े डिक्टेटर जो हुए हैं उनके पास नहीं थी। जैसे कि जनरल अयूब खान 1958 से 1969, जनरल यहिया खान 1969 से 71 तक, जनरल जियाउल हक 77 से 88 तक, जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 से लेकर 2008 तक। यानी 4 फौजी डिक्टेटरों के पास ऐसी ताकत तब आई थी जब वो फौज के दफ्तर से निकलकर बंदूक के बल पर सत्ता में काबिज हो गए थे एज प्रेसिडेंट्स। पाकिस्तान में 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल का आना, उसका पास हो जाना फौरी तौर पे, यानी कोई खास डिबेट नहीं हुई, वो जनरल आसिम मुनीर को अनप्रेसिडेंटेड ताकत दे रहा है। इशारा कर रहा है कि 1947 से एक बार फिर पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार घुटनों पर है और उसके सर पर आर्मी बैठी है। सोच के आप हैरान होंगे कि प्रधानमंत्री की ताकत कम करके फौज के मुखिया की ताकत बढ़ाने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब कैबिनेट ने पास किया तब प्रधानमंत्री शरीफ अजरबैजान में थे और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन करी थी। सोचिए ऐसी क्या जल्दी थी। अब यह है हमारी आज की खबर। क्यों बता रहे हैं आपको अभी? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि यह पुख्ता हो गया है कि आसिम मुनीर अब न्यूक्लियर बटन पे हाथ रख चुके हैं। सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान का पूरा परमाणु हथियारों का जखीरा का बटन आसिम मुनीर के अंगूठे के नीचे कैसे आया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट आया जिसने बताया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में 5 साल के लिए CDF के रूप में नियुक्ति, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में नियुक्ति करने को मंजूरी दे दी है। यह हुआ पाकिस्तानी संसद में नवंबर के महीने में पास हुए 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. ये देखिए, इस एक नए क्लॉज को सरकार और संसद से पास करवा के आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की उंगली हटवाकर बटन अपने कब्जे में कर लिया। 27वां संविधान संशोधन जो पाकिस्तान में हुआ वो उसकी परमाणु अथॉरिटी की पूरी तरह से केंद्रीकृत, यानी जो उसका पूरा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है वो सेंट्रलाइज हो गया है। किसमें? आसिम मुनीर में, जो अब नई पोस्ट CDF के प्रमुख और जो सेना के प्रमुख हो चुके हैं। संशोधन कहता है कि मुनीर की सलाह पर पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद के परमाणु हथियार के भंडार की देखरेख के लिए
नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मुखिया तय करेगी। यानी मुनीर का चुना हुआ, मुनीर का जूनियर अब पाकिस्तान के लगभग 170 कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करेगा। 27वें संशोधन ने एक नया पद क्रिएट किया है, चीफ ऑफ कंबाइंड डिफेंस फोर्स। नया पद बनाने के लिए अनुच्छेद सेक्शन 243 आर्टिकल 243 में संशोधन किया गया है। यह अनिवार्य रूप से मुख्यतः सेना के प्रमुख को वायुसेना और नौसेना पर भी अधिकार देता है। मुनीर नवंबर 2022 में सेना के प्रमुख बने थे और 20 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 सितारा रैंक में उन्हें प्रमोट कर दिया गया था फील्ड मार्शल। यह पाकिस्तान की सेना का तेजी से इस्लामाइज्ड होने का क्लियर सिग्नल है। याद रखिएगा कि मुनीर पाकिस्तान के पहले फौज प्रमुख हैं जो कि इस्लामिक मदरसों की प्रोडक्ट हैं। इस संशोधन से पूरा परमाणु जखीरा पाकिस्तान का एक नेता के, एक व्यक्ति के कंट्रोल और स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया है और इससे एक्सट्रीम न्यूक्लियर ऑप्शन निर्णय लेने वाली जो श्रृंखला थी ना, जो चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, वो सभी संस्थाएं इंटरमीडियरीज यानी इंस्टीट्यूशनल इंटरमीडियरीज जो थी वो समाप्त हो गई है। नाउ दैट्स द रियल डेंजर। ये असली खतरा है और इसका एकमात्र और उदाहरण है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। मैं यहां पे बता दूं बीच में कि दुनिया में 9 न्यूक्लियर ताकतें हैं। उसमें देखिए कि कौन किसके हाथ पे रहता है न्यूक्लियर बटन। अमेरिका। स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे, कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, मगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल का अंतिम फैसला और अंतिम कोड फीड करके चलाने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति लेते हैं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रशिया। राष्ट्रपति सर्वोच्च निर्णय करता है, टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास हमेशा एक न्यूक्लियर ब्रेकफास्ट रहता है। चीन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या उसके चेयरमैन जो राष्ट्रपति भी होते हैं, उनके पास कमांड होती है। ब्रिटेन। ट्राइडेंट मिसाइलों को लॉन्च करने का निर्णय प्रधानमंत्री या उनके द्वारा किसी भी नॉमिनेटेड डिप्यूटी का होता है। फ्रांस। न्यूक्लियर हमला शुरू करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भारत। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एनसीए की पॉलिटिकल काउंसिल अंतिम मंजूरी देती है, यानी अगेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए पाकिस्तान में क्या है। 27वें संशोधन के बाद जो न्यूक्लियर कंट्रोल है वो सेना प्रमुख को यानी आसिम मुनीर को मिल गया है। ठीक वही मामला है उत्तरी कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में देखेंगे अगर तो पूरा न्यूक्लियर कमांड जो है वो किम जोंग उन के पास पूरा अधिकार रखते हैं। इजराइल। कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है, माना जाता है कि सख्त नागरिक नियंत्रण सिस्टम्स वहां पे लागू हैं। अब पाकिस्तान में न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए आम सहमति की कोई पंचायत बैठने की जरूरत नहीं है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि न्यूक्लियर वेपन होते हैं, उनका डिप्लॉयमेंट अब पूरी तरह से मुनीर के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। इट्स हिज पर्सनल चॉइस दैट विल डिक्टेट द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। इससे पहले इस्लामाबाद के परमाणु हथियारों की निगरानी फरवरी 2000 में स्थापित सेटअप किया गया राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण, नेशनल कमांड अथॉरिटी जो था वो किया करता था, जिसमें प्रधानमंत्री जैसे का कास्टिंग वोट था और सेना, वायुसेना, नौसेना के प्रमुखों और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह की जो कमेटी थी, जिसे CJCSC कहा जाता है, उसका अध्यक्ष का जिम्मा होता था। अब क्या किया है, अभी तक CJCSC जो चेयरमैन होते थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एक वरिष्ठ 4 सितारा अधिकारी हुआ करते थे, जिसे 3 सेवाओं में से किसी एक से रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसका न्यूक्लियर एसेट्स पर कम से कम एक नामलेवा कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन ये देखिए, संविधान के 243 आर्टिकल में संशोधन करके CJCSC यानी जो जॉइंट चीफ का था पद, उसको 27 नवंबर से पूरी तरह से अब वो समाप्त हो गया है। यानी वो किला जो 1976 में सेना के फौज के प्रभुत्व की इंटेंसिटी जो है उसको रोकने के लिए बनाया गया था, वो गिरा दिया गया है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, मगर देश मिलिट्री और मुल्ला चलाते हैं। फिर भी पहले थोड़ी सी पर्दादारी थी। पुराने कानून में सिविल और मिलिट्री पार्टिसिपेशन था। NCA यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी जो थी, में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इसकी सुरक्षा, डिप्लॉयमेंट रेडीनेस उसको तय करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन के लिए सन 2000 की शुरुआत में NCA के तुरंत बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन यानी रणनीतिक योजना प्रभाग बनाया गया था, SPD।
जिसमें सिविलियन प्लेयर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, टेक्नीशियंस, ये भी शामिल थे। अब एनसीए की कार्यकारी और तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करते हुए एसपीडी जो बनी थी, वो परमाणु हथियारों और उनके बुनियादी ढांचे की रक्षा की एक तरफा कार्रवाई को रोकने के लिए सैन्य और नागरिक नेतृत्व यानी आर्मी और सिविलियन फोर्स एलिमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड करती थी ये एसपीडी। ये जो 2 टियर्ड फॉर्मूला था ना, सिस्टम था एनसीए एसपीडी का, कम से कम नाम के लिए एश्योरेंस था कि न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट के लिए एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी पाकिस्तान में, वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं यहां पे आपको बीच में एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या लिखा था? यही आर्टिकल 243 आज जो पोस्ट खत्म कर रहा है और सुप्रीम पावर्स दे रहा है आसिम मुनीर को, वो कहता था द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल and command of the armed forces. The President shall, subject to law, have power to raise and maintain the military, naval, air forces of Pakistan and the reserves of such forces, to grant commission in such forces, to appoint the Chief of the Army Staff and the Chief of the Naval Staff and the Chief of the Army Air Staff. यानी सरकार का पूरा कंट्रोल था कमांड्स और सिस्टम्स के ऊपर। नेशनल कमांड अथॉरिटी की जगह लेने वाला जो एनएससी बना है नया, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, के साथ एसपीडी को भी मुनीर के अधीन कर दिया गया। यानी जितने एलिमेंट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के थे, स्क्रूटनी के थे, वो सब अब मुनीर के अधीन कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सिर्फ इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ को मुनीर की सलाह पर सेना से नियुक्त करने का टोकन हक दिया गया। यानी जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उसका जो मुखिया होगा वो मुनीर साहब सजेस्ट करेंगे, फौज का आदमी होगा, यानी नेचुरली मुनीर साहब के नीचे होगा, वो प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करेगा। और इसमें कोई क्लॉज ऐसा नहीं दिख रहा कि प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है तो कौन स्क्रूटनी करेगा कि ये आदमी सही है कि नहीं है? यानी मुनीर साहब की इसमें पूरी से होगी। हैरानी की बात यह भी है कि सार्वजनिक रूप से ये अभी पता नहीं है कि क्या 27th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्किटेक्चर में, अनऑथराइज्ड यूज यानी अनाधिकृत उपयोग या न्यूक्लियर मिसहैप अगर होते हैं पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के आकस्मिक विस्फोट को रोकने के लिए, क्या कोई रोड मैप है, डिजाइन हुआ है? इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के बाद इसमें क्लैरिटी नहीं है। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स की चिंता क्या है? वो कहते हैं कि सिंगल पर्सन कंट्रोल से न्यूक्लियर यूज डिसीजन जो तेजी आएगी, उससे न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। खासकर भावनात्मक रूप से जो चार्ड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, यानी जो इमोशनली चार्ज रिलेशनशिप्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं इंडिया पाकिस्तान जैसी, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर डिसीजन फास्ट होगा एंड इट विल नॉट गो थ्रू अ सर्टेन लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आप उस खतरे को समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा क्लियर इंडिकेटर था इस मामले में, और उसके बाद के जो रिएक्शन आ रहे हैं। अब देखिए 1948, 1965, 1971 के युद्ध, कारगिल और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद, या इस दौरान भारत का जो बार बार अपर हैंड दिखता है, उसके कारण पाकिस्तान की फौज को एक मौका मिला है कि वो अपनी सरकार को और आवाम को कन्विंस कर सके कि ऐसी एक नया आर्किटेक्चर होना चाहिए कि न्यूक्लियर बटन जो है वो आसिम मुनीर के हाथ में होना चाहिए। ये एलिबाई बन गया है। इससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग जो है वो डेफिनेटली बढ़ी है और बढ़ेगी, और उसके अब मुनीर के कंट्रोल में आ जाने से और ज्यादा इंटेंसिफाई होने के चांसेस हैं। अब पाकिस्तान जो है किस राह पे चल रहा है? पाकिस्तान जो है वो उत्तरी कोरिया की राह पर चल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर वेपन इतिहास है वो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा है। अवैध तरीके से उन्होंने आज वो न्यूक्लियर केपेबल हो गए हैं। इसमें चीन की मदद थी। इनको परमाणु कार्यक्रम के लिए लगातार चाइनीज तकनीकी, वित्तीय, फाइनेंशियल और राजनयिक डिप्लोमेटिक समर्थन मिलता रहा। चीन का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसके बल पर परमाणु भंडार के विस्तार को पाकिस्तान के बहुत हेल्प किया है। और उस चीन ने क्या किया है, परमाणु हथियार को सिर्फ मदद नहीं करे बिल्ड करने में, उसका जो डिलीवरी सिस्टम्स है
उनको कॉन्फ़िगर करने में भी मदद करी है। पाकिस्तान का जो ये पूरा न्यूक्लियर आर्किटेक्चर है, उसका टारगेट सिर्फ एक है, स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के उद्देश्य से ये क्रिएट किया गया है। यानी पहले चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन सिस्टम खड़ा करने में मदद करी और पिछले एक दशक में इस 27th अमेंडमेंट के जरिए पूरा आर्किटेक्चर जो है वो यूनानिमसली नेशनल असेंबली सेनेट से पास करवा दिया और उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से उस पर मोहर लगवा करके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स की पूरी अथॉरिटी थी वो 57 ईयर्स यानी 57 साल के अनअकाउंटेबल न्यूक्लियर डिसीजन मेकर आसिम मुनीर के हाथ में दे दी। यानी ये तैयारी हुई है। पहले चाइना ने आर्म किया, पाकिस्तान को मदद करी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने में। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद संघर्षों को यूज करके भारत का दबाव भारत का नाम ले करके पावर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर वेपन आसिम मुनीर के पास भेज दी। अब क्या हुआ है, ये ऐसा देश है जहां पर पूर्व और पश्चिम के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान आतंकवाद ही नहीं चलाता, बल्कि पूरे विश्व का आतंकवाद का क्रेडल या इंक्यूबेटर है। पाकिस्तान के परमाणु जखीरे को लेकर के दुनिया भर में चिंता इस बात पर खत्म नहीं होती कि इसका ट्रिगर बटन अभी आसिम मुनीर के हाथ में है। आप सबको चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाएगी ये सुनकर के कि अगर फील्ड मार्शल मुनीर कोई गलत कदम उठाते हैं या सरकार से गलती होती है तो उनके पास एक और ब्रह्मास्त्र आ गया है। उनको पाकिस्तान में अब कोई छू नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में पास हुए 27वें संविधान संशोधन में जो क्लॉज है उसमें मुनीर को देखिए ये अनटचेबल बना दिया है। क्यों? यानी कानून की लॉन्ग आर्म उन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि अब वो एक तो 5 स्टार जनरल हैं, वो जीवन भर पद पे रहेंगे। एज लॉन्ग एज ही लिव्स ही विल होल्ड द पोस्ट, और वर्दी पहन पाएंगे। उनको इसके अलावा राष्ट्रपति जैसी और गवर्नर जैसी इम्यूनिटी मिल गई है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। नो कोर्ट्स और नो केस कैन ऑपरेट अगेंस्ट हिम। अगर उनको हटाना है तो पार्लियामेंट में सिर्फ 2/3 बहुमत के जरिए उनको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार पाकिस्तान की आर्मी की जेब में है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो मुनीर साहब को हटा पाएगी? यानी अगर कोई भी रोग एक्शन होता है और सरकार को लगता है कि गलत हुआ है तो इस समय पे केस भी वही लड़ेंगे, केस भी उनके खिलाफ होगा और मुनीर ही जज होंगे। ना मुनीर जो है वो सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर हैं आफ्टर फील्ड मार्शल आयूब खान इन द 1960s, जिनको कि 5 स्टार का डेजिग्नेशन मिला है, 5 स्टार जनरल का। नन ऑफ द मिलिट्री ब्रांचेस सच एज द एयर फोर्स, नेवी हैज, उनको आज तक 5 स्टार ऑफिशियल नहीं मिला है। कानून के पास हो जाने के बाद पाकिस्तान में जुडिशरी में हड़कंप मचा, अभी भी सुगबगाहट है। 3-4 जजों के इस्तीफे भी हुए, क्योंकि आर्मी के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक पैर में छुभने वाली फांस थी, चुपती थी। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट स्पाइन रखती थी। 27वें संशोधन के चलते पूरा जुडिशियल ढांचा भी बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब महज पाकिस्तान का एक एपेलेट कोर्ट बन के रह गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है। ये जो आदेश पारित किए हैं आसिफ अली जरदारी जो राष्ट्रपति हैं, नोटिफिकेशन हुआ है 27वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। अब ये जो फेडरल कोर्ट बन रही है इसका नेतृत्व अपने स्वयं के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, यानी उनका अपना मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी आप ये सोचिए कि क्या भारत में 2 चीफ जस्टिस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक फेडरल और एक सुप्रीम। और पाकिस्तान के जो 4 प्रांतों के साथ साथ इस्लामाबाद से प्रत्येक समान संख्या में न्यायाधीश द्वारा स्टाफ किया जाएगा, यानी उसमें अलग जजेस आएंगे। ये जो है ये सरकारों के बीच जो है उनमें विवाद, यानी जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, उसमें ये एडजुडिकेट करेगा। तो देखिए क्या हुआ है कि संघीय लेवल पे एक और कोर्ट आ गया है, और राज्य सरकार, या जैसे मैंने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के बीच जब टकराव होते हैं वो इसको हैंडल करेंगे, सरकार के कामकाज पे एडजुडिकेट करेंगे। मगर यहां अहम बात यह है कि सरकार राष्ट्रपति के आदेश पर जजों का ट्रांसफर कर सकती है। यानी इस तंत्र को समझना होगा आपको। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करके जुडिशरी पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया, यानी कोर्ट अब उसी सरकार के काम को एडजुडिकेट करेगी जो उसकी नियुक्ति करती है।
जिसको जजों को ट्रांसफर कर सकती है। दूसरी तरफ ये होगा कि सरकार कोर्ट चलाएगी, और सरकार को कौन चलाता है पाकिस्तान में? हमेशा आर्मी चलाती है। यानी आर्मी ने अपने रास्ते में जो अड़चनें थीं सुप्रीम पावर बनने के लिए, उनको दूर कर लिया है और सत्ता हड़प ली है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।